नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 15 के बारे में, पृथ्वी की संरचना। तो इसका हम पहला पार्ट कर चुके थे, आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं अपना इसका दूसरा पार्ट। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, यानी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से ऊर्जा तंत्र काम करते हैं। तो आपने देखते हैं पृथ्वी की सतह है, उस सतह का 70% भाग पर क्या है, जल है, और बाकी 30% भाग पर क्या है, स्थल है। अपन बात करें पृथ्वी की सतह की, तो सतह के 70% भाग पर तो जल है, समुद्र है, ठीक है, और बाकी 30% भाग पर ही क्या, स्थल है। और स्थल में भी आप देखते हैं कहीं रेगिस्तान है, कहीं मरुस्थल है, रेगिस्तान हो गया, मैदानी भाग हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ऐसे पठार हो गए। तो ये बहुत सारे क्षेत्र सिर्फ 30% भाग में। तो क्या ये शुरू से ही ऐसे बने हुए थे या बाद में पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होने से ऐसा हुआ है? तो जो पहले प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता लग रहा है कि जो पृथ्वी की सतह हमेशा ऐसी नहीं बनी रही है, लगातार इसमें सतह में परिवर्तन होता रहा है। पृथ्वी की सतह हमेशा ऐसी नहीं थी, इसकी सतह में लगातार परिवर्तन हुआ, जिससे पृथ्वी में आज अपने को रेगिस्तान, पर्वत, पहाड़, पठार और ये अलग अलग मैदान ये देखने को मिलते हैं। तो देखो, जैसे अपन उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर आपने जहाँ हिमालय पर्वत देखा होगा, हिमालय पर्वत जहां अभी आज है, वहां पर पहले एक 33 सागर था। तैतीस सागर नाम का समुद्र हुआ करता था। तो वहां से पर्वत होते आज अपन विशाल हिमालय देखते हैं। तो हिमालय की जगह पहले क्या था, 33 सागर, यानी पहले सागर था, अब वहां पर क्या है, हिमालय। तो ऐसे सभी जगह पृथ्वी की सतह में क्या हुआ, लगातार परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन होता कैसे है? तो ये जो परिवर्तन होता है इसके पीछे कुछ न कुछ शक्तियां या ऊर्जा काम करती है। तो उन्हीं ऊर्जाओं को कहते हैं पृथ्वी की ऊर्जा तंत्र। तो देखते हैं कौन सी शक्तियां इसके पीछे काम करती है, तो उसके बारे में। तो देखो, पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए कई प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। पृथ्वी की सतह जो ऊपर है उसको बदलने के लिए बहुत सारी शक्तियां कार्य करती है। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। देखो क्या कहते हैं इनको, विवर्तनिक शक्तियां। पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए जो शक्तियां काम करती है उनको क्या कहते हैं, विवर्तनिक शक्तियां। एक आपने पढ़ा था विवर्तनिक प्लेटें। प्लेटें क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर जैसे प्याज के ऊपर झिल्ली बनी होती है, अलग अलग सतह होते हैं, वैसे ही उसके ऊपर सतह होती है, उनको विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर यह विवर्तनिक शक्तियां, ठीक है। उसके बाद विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती है। विवर्तनिक शक्तियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, दो भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और एक है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर जो कार्य करती है शक्तियां वो होती है आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की सतह पर जो कार्य करती है, ये बाहर जो पृथ्वी के बाहर कार्य करती है, वो होती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक पृथ्वी के अंदर की, एक बाहर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज अपन बात करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होती क्या है और कौन कौन सी हैं ये, उसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रह के कार्य करती है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर कार्य करती है वो होती है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, ठीक है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति पृथ्वी के नीचे गहराई में स्थित किसके कारण होती है, ताप के कारण, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के कारण तथा गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण के कारण होती है। तो अपने को पता है पृथ्वी के अंदर क्या है, सतह बहुत ज्यादा गर्म है, तो वहां पर चट्टानें और क्या है, पिघली हुई, अधिकांश चट्टानें क्या है, पिघली अवस्था में। तो वो इधर उधर क्या होता है, हिलने डुलने से या फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और साथ में क्या है, ये जो तरल पदार्थ मैग्मा होता है इसके स्थानांतरण से। मैग्मा क्या होता है, जैसे पृथ्वी घूर्णन आपको पता है करती है, तो कहीं ना कहीं मैग्मा को क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर स्थानांतरित होता है, तो उससे भी क्या होती है, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिसके अंदर आंतरिक शक्तियां काम करती है। तो इससे बहुत सारी चीजें, आंतरिक शक्तियों के इनके बदलाव से बहुत सारी चीजें आपने को देखने को मिलती है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। तो ये सारी इसी की वजह से होती है, इन कारणों से होती है। ताप, अत्यधिक ताप के कारण, चट्टानों के सिकुड़ने से, फैलने से, इनसे, या मैग्मा के स्थानांतरण से। मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टाने वगैरह जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे पिघली अवस्था में, प्लाज्मा जैसे अवस्था में, जिसे कहते हैं प्लाज्मा, उसकी अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं मैग्मा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है, ये शक्तियां कार्य करती है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होती है एक एक, जैसे ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया और भूकंप के बारे में। तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
इसके बाद देखते हैं अपन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के एक एक के बारे में। तो सबसे पहले ज्वालामुखी। तो देखो ज्वालामुखी में क्या होता है, ज्वालामुखी आपको नाम तो पता ही होगा। ज्वालामुखी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे मुख से ज्वाला निकलती है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल से धरती हिलने लगती है तथा भूपटल को फाड़कर धुआं, राख, वाष्प, गैसें आदि बाहर निकलती है। आपको पता है धरती के अंदर कोई हलचल होती है जिससे धरती क्या होती है, धरती को सतह को फाड़कर उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलता है, राख निकलती है, ठीक है, और जल वाष्प निकलता है और कई तरह की गैसें बाहर निकलती है। ठीक है, कई बार अधिक गर्म चट्टानें पिघलकर बाहर निकलती है, कई बार अधिक गर्म चट्टानें लावा के रूप में, लावा मतलब पिघली हुई अवस्था में, जैसे लोहे को पिघाल देते हैं तो द्रव बन जाता है, उस तरह से पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलती हैं। ठीक है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो देखो अंदर से क्या होती है, पिघली हुई चट्टानें वगैरह मुंह को, सतह को फाड़कर ऐसे बाहर फैल जाती है। किस तरह से, जैसे इस तरह से इसकी आकृति बन जाती है सतह की, और यहां से लावा निकलकर यहां बाहर फैल जाता है, ये फैलता रहता है इस तरह से। तो ये ज्वालामुखी की स्थिति कुछ इस तरह से बन जाती है, सतह पर ऊपर उठकर ये फाड़कर इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से इसकी क्या होती है, ज्वाला ही निकलती है, तो इसको ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कहीं भी आती है तो बहुत सारी तबाही और नुकसान मचा देती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है इससे। ठीक है, तो इससे क्या है, कुछ बहुत ज्यादा नुकसान है तो कुछ एक लाभ भी है इससे। देखो लाभ क्या है, नुकसान तो आपको पता ही है, अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान होता है अगर कहीं आ जाता है तो। ठीक है, लेकिन इससे क्या है, कुछ फायदे भी होते हैं। क्या फायदा है, देखो लाभ कि इससे निकलने वाली जो इससे मिट्टी निकलती है, जो अंदर से मिट्टी निकलती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, पहला फायदा ये। और दूसरा क्या है, ज्वालामुखी के लावा के साथ साथ बहुत सारी कीमती पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, जैसे गंधक हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, ये क्या है, ये उसके साथ बाहर निकलते हैं, ये काफी कीमती होते हैं। तो ये इसके कुछ एक लाभ भी हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा देखते हैं भूकंप। भूकंप के बारे में आपको पता है। ठीक है, भूकंप क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है भू सतह में कंप, यानी भूमि की सतह में कंपन होना। तो भूमि की सतह में कंपन होता है जिसे अपन कहते हैं भूकंप। कंप का कारण भूमि के अंदर होने वाली हलचल होती है। अब ये भी क्या है, भूमि के अंदर ही हलचल होती है। ज्वालामुखी भी भूमि के अंदर हलचल के कारण होता है, और ये भी क्या होता है, भूमि के अंदर हलचल के कारण होता है। वर्तमान में ये क्या माना जा रहा है, अपने जैसे बात की थी विवर्तनिक प्लेटें, तो उसी पर ही कह रहा है वर्तमान में विवर्तनिक प्लेट सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है। ठीक है, यानी क्या कहा जाता है कि जैसे अपने बात कर रहे हैं कि ये जो चट्टानें होती है वो सतह होती है, विवर्तनिक प्लेटें वो खिसकती रहती है, और आपको बताया था जितना अपना नाखून बढ़ता है उतनी एक दिन में खिसकती है। तो कभी कभी ये क्या होती है, एकदम से सामने आ जाती है, सामने आने के बाद ये एकदम से ऐसे एकदम से इसको आगे करता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, झटका लगता है, एकदम से ऐसे जाएगी, सामने अटकेगी और फिर झटका लगता है, तो जिससे क्या होती है, तरंगे उठती है, और पृथ्वी की जो तरंगे सतह तक आती है। मान लो ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर भूकंप आया, तो ये तरंगे चारों तरफ ऐसे फैलती है। ठीक है, तो ये जब पृथ्वी की सतह पर आती है तो क्या करती है, पृथ्वी को कंपन करवाती है। ठीक है, जिससे पृथ्वी कंपन होने लगती है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं भूकंप। ठीक है, भूकंप के केंद्र को कंप केंद्र या एपीसेंटर भी कहते हैं। जहां से भूकंप देखो यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, कंप केंद्र या एपीसेंटर इसको कहते हैं, जहां से भूकंप शुरू होता है, जहां से कंपन शुरू होता है। ठीक है, भूकंप को नापने के लिए भूकंप मापी द्वारा, भूकंप को किसने नापते हैं, भूकंप मापी। भूकंप मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा इसको नापा जाता है, और किसमें नापा जाता है, रिएक्टर में। इसका पैमाना किसमें बताया जाता है, रिएक्टर में इसका पैमाना होता है। देखो रिएक्टर ये रहा, रिएक्टर में इसका पैमाना नापते हैं। ठीक है, अब आप सुनते हैं कि इतनी तीव्रता का भूकंप है, इतनी तीव्रता का भूकंप है, इसकी तीव्रता रिएक्टर में नापते हैं, इसकी तीव्रता। तो देखते हैं अपन, ये जो 4 से कम होते हैं, 4 से कम तीव्रता का जो भूकंप है वो हल्का भूकंप होता है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब बात करें 5.5 से लगाकर 6 तक के होते हैं, जो क्या होते हैं, विनाशकारी, यानी नुकसान वाले होते हैं। और उसके बाद अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या होते हैं, सर्वनाशी, यानी सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर 4 रिएक्टर तक का भूकंप है या 4 से कम है तो हल्के भूकंप होते हैं, थोड़ा सा झटका महसूस होता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 5.5 से लगाकर 6 रिएक्टर का कोई भूकंप आता है तीव्रता का, तो उससे क्या हो जाता है, काफी नुकसान होते हैं, घर वगैरह इनको और काफी नुकसान होता है। उसके बाद अगर भूकंप 7 से ज्यादा है तो आपको पता है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, घर सारे वगैरह इधर उधर खंडर बन जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
तो भूकंप से देखो ये भी क्या है, पृथ्वी के अंदर की है, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए कुछ जोन बनाए गए हैं कि यहाँ पर कुछ इलाके हैं जहां पर भूकंप आने के ज्यादा चांसेस है। जैसे अपन सुनते हैं जापान के अंदर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वैसे ही भारत में भी जैसे ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये उत्तर वाले क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर ऊपर आते हैं जो, वहां पर क्या हरियाणा, यहाँ पर भूकंप क्षेत्र है, तो इनको डार्क जोन कहते हैं भूकंप के लिए। लेकिन ये भूकंप कहीं भी आ सकता है। जैसे अपन बात करें, एक बार कोलकाता में आया था, कोलकाता में जिससे 3 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, 1700 और कुछ में आया था सन में, तो वो कोई डार्क जोन नहीं था फिर भी। लेकिन तो अपन कह नहीं सकते कौन सा डार्क जोन है कौन सा नहीं, तो कहीं भी भूकंप आ सकता है। तो ये था भूकंप के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं अगले प्रकार की आंतरिक विवर्तनिक शक्ति, सुनामी। सुनामी के बारे में आपने सुना ही होगा। सुनामी क्या होता है, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आपस पास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर तबाही मचा देती हैं। तो देखो सुनामी उत्पन्न होने के कारण भी क्या है, कहीं ना कहीं भूकंप ही है। सुनामी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप होता है। 7 रिएक्टर से ज्यादा भूकंप, जैसे समुद्र का भी तल होता है, समुद्र का तल होता है, वहां पर क्या होता है 7 इकाई से ज्यादा है, 7 रिएक्टर से ज्यादा का भूकंप आता है। तो आपको पता है धरती बहुत ज्यादा हिलती है, तो पानी की बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें उठती है, ठीक है। जिससे जो पास के तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के पास के किनारे से लगने वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे अपना मुंबई वगैरह जैसे क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, उस जैसे क्षेत्र में सुनामी के कारण समुद्र के उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है। आपको पता है बड़ी बड़ी बहुत ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाती है, वहां पर तबाही मचा देती है। आपने सुना होगा अभी कुछ साल पहले यहाँ पर इंडोनेशिया के आसपास यहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, समुद्र के अंदर क्या होता है, भूकंप आता है, जिससे लहरें पास से चलती हैं। देखो जैसे ही भूकंप आता है, तो ये मान लो समुद्र के पानी का तल है और यहाँ समुद्र है, मान लो यहाँ पर भूकंप आया 7 रिक्टर का, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तो लहरें यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे उठती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है अंदर की तरफ जाती है। तो ये तो नुकसान नहीं पहुंचाती अंदर वाली, तो इधर उधर फैलने वाली तो ये नुकसान पहुंचाती है। फिर उसके बाद पानी की बड़ी बड़ी लहरें ऐसे उठती हैं, और जैसे मान लो यहाँ पर कोई पास में क्षेत्र बसा हुआ था यहाँ पे, तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसको तबाही मचा देगा, क्योंकि पानी की लहरें इसके ऊपर तक चली जाएगी और आस के पास के क्षेत्र को एकदम तहस नहस कर देती है, जिससे जान माल की बहुत ज्यादा हानि होती है। तो ये था सुनामी के बारे में। अब देखो पहले एक बहुत पुराने प्राचीन काल से ही बंदरगाह जो है वो सुनामी में डूब गया था, इसका भी प्रमाण मिला। देखो भारत की राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, देखो भारत की समुद्री विज्ञान संस्थान है जिसने हड़प्पा संस्कृति का गुजरात के धोलावीरा में समुद्र में डूबा एक बंदरगाह खोज निकाला है, ठीक है। तो समुद्र विज्ञान की एक संस्था होती है जो समुद्र के ऊपर रिसर्च करती रहती है, उसके बाद नई नई खोज करती रहती है। तो इसने हड़प्पा संस्कृति का, जैसे आपने पढ़ता है हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह गुजरात के धोलावीरा में खोज निकाला है, समुद्र के अंदर डूबा हुआ मिला ये, ठीक है। तो ये बंदरगाह का मतलब आप जानते होंगे, जैसे एयरपोर्ट होता है हवाई जहाज और इनके रुकने के लिए, वैसे ही जहाज, पानी वाले जहाज होते हैं, इनको एक जगह रोकने के लिए जो होता है उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। ये भी खोज निकाला है। उसके बाद देखते हैं सृजनात्मक एवं विनाश प्राकृतिक बल। सृजनात्मक एवं विनाश प्राकृतिक बल ये क्या होते हैं, देखो पृथ्वी के अंदर 2 तरह की शक्तियां, पृथ्वी के धरातल पर 2 तरह की शक्तियां काम करती रहती है। एक तो क्या करती है, जो अपने लाते हैं पहाड़ पर्वत रेगिस्तान वगैरह बनाने का काम करती है, तो दूसरी क्या होती है, इन्हीं को ही तहस नहस करने का काम करती है। तो देखते हैं क्या है। देखो पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती रहती है। एक प्रकार की शक्तियां नए रूपों जैसे पर्वत आदि बनाने का कार्य करती है। एक रूप तो ये है शक्तियों का कि वो पर्वत आदि बनाने का कार्य करती है, जबकि दूसरी प्रकार की शक्तियां इन पर्वतों को विनाश करती है, इन्हीं पर्वतों को क्या कर देती है, विनाश कर देती है, खत्म कर देती है। तो पहली प्रकार की शक्ति होती है वो अपक्षेण शक्ति कहते हैं, इसको अपक्षेण शक्ति भी कहते हैं, इसको आगे भी पढ़ेंगे। और दूसरी प्रकार की होती है इसको अपर्दन कहते हैं। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में। अब देखो ये जो अपने सुनामी के बारे में पढ़ा था, जो सुनामी है ये प्राचीन काल से, इसको रोकने के लिए आप देखे होंगे जो ये यहाँ पर बंदरगाह मिला, इसके पास में 14 से 18 मीटर चौड़ी और ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ताकि बड़ी बड़ी समुद्र की जो सुनामी वगैरह है उससे बचाव किया जा सके, तूफान से, रिंग से। तो वो मिले हैं इसके प्रमाण। और अपन बात कर रहे थे सृजनात्मक या विनाशक प्रकृति, तो 2 प्रकार की शक्तियां, एक बनाने में पर्वत वगैरह और एक उसको तहस नहस करने में। तो देखो जब ज्वालामुखी और आते हैं,
ज्वालामुखी और आते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, तो पृथ्वी आपस में ऐसे टकराने से क्या होता है, इस तरह से पृथ्वी ऊपर उठ जाती है। तो आप देखेंगे अगर मान लो एक कोई स्थिति है, इसको इधर से भी मान लो कागज का पेज है, इधर से भी धक्का देंगे इधर से भी, तो इस स्थिति बन जाएगी, यानी पर्वत की स्थितियां बनती रहती है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों से ये होता है, ये पर्वत वगैरह आदि बनते हैं। जबकि बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, बाह्य विवर्तनिक मतलब आंधी आएगी, तूफान आएगा, ठीक है, तो इनसे अपर्दन होता रहता है, ये लगातार टूटते रहते हैं। भूस्खलन हो गया तो इनसे टूटते हैं, बहुत ज्यादा बरसात होती है तो ये टूटकर वापस मिट्टी में मिलते रहते हैं, तो वो होती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, इसको खत्म करती है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पर्वत वगैरह को निर्माण करती है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां क्या करती है, इसको खत्म कर देती है। तो ये था आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में, क्या होती है और इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने पढ़ा ज्वालामुखी के बारे में, उसके बाद भूकंप के बारे में, उसके बाद सुनामी और ये सृजनात्मक एवं विनाशक शक्तियों के बारे में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको क्लास देखते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको मेहनत से अगर थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।